कल्चर के साथ एग्रीकल्चर को डेवलप किया है। कोविड के वक्त पे जो चुनौतियां हमने फेस करी थी, आपने देखा कि कभी हरियाणा के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि चुनौतियों के वक्त पे मंडियों के अंदर अनाज खरीदने के लिए टेम्परेरी मंडियां बनाई जाएं और एक एक दाना उनका खरीदा जाए। ये वो हरियाणा है जिस हरियाणा के अंदर रात को बच्चों को आइसक्रीम केवल लोग इसलिए खिलाने के लिए लेके जाते थे क्योंकि उनके घर में बिजली नहीं आती थी, और वो बिजली और गर्मी से बचने के लिए लोग बाहर घूमने निकलते थे। आज इस हरियाणा के अंदर आइसक्रीम वालों का तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा धंधा मंदा हुआ होगा, लेकिन आम जनता को जो सुविधाएं दी हैं वो आम जनता महसूस कर सकती है। ये वो हरियाणा है जो धूल भरी मिट्टियों से भरा हुआ होता था। ये जिस शहर में हम बैठे हैं, इसको स्मार्ट सिटी लगभग 930 करोड़ रुपए के खर्चे के साथ स्मार्ट सिटी बनाया गया और लगभग 45 परियोजनाएं इसके तहत यहाँ पर शुरुआत की गई। ये वो हरियाणा है जिसने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि जो टूरिज्म के केंद्र थे हमारे इस फरीदाबाद शहर के अंदर, वो कभी दोबारा से डेवलप भी हो सकते हैं। जैसे कि भटकल लेक, उसका नवीनीकरण का काम भी हमने शुरू किया। हम भटकल लेक को ही भरने वाले हैं। इस हरियाणा के अंदर पीने के लिए पानी नहीं होता था और हमने आने वाले वक्त में जो एसटीपी लगाए हैं, उस एसटीपी के तहत अब लोगों को गार्डन में डालने के लिए भी अलग से पाइपलाइन दी जा रही है, पौधों के लिए अलग पाइपलाइन दी जा रही है, पीने का पानी ट्रीट किया जा रहा है। बहुत सारे काम हरियाणा के जो हरियाणा की जनता ने कभी कल्पना भी नहीं करे थे, वो हमारी सरकार ने करके दिखाए। तो आपका ये कहना है कि हरियाणा की जनता के लिए बीजेपी ने बहुत सारे काम किए हैं। विजय जी, आप बताइए, जब बीजेपी ने इतने सारे काम किए हैं तो क्या कांग्रेस की सत्ता वापसी की राह में मुश्किल और रोड़े तो नहीं आएंगे? नहीं, ऐसा है, जेटली जी ने पूरी तरह भाजपा को अंगीकार कर लिया है। इनकी ये परंपरा रही है कि आंकड़ों को ये गलत पेश कर कर जनता को भ्रमित करते हैं। जैसे मोदी जी ने किया था कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, आज तक नहीं दिया। 15 लाख रुपए हर गरीब के खाते में दूंगा, काला धन वो नहीं दिया। मुझे अच्छे से याद है, मोदी जी ने कहा था कि भाई 2022 तक हम सभी गरीबों को मकान दे देंगे। मेरी दृष्टि में 10,000 से ज्यादा मकान फरीदाबाद में गरीबों के तोड़े जा चुके हैं। तो जेटली जी शब्दों को घुमा रहे हैं, बदलाव की जो इन्होंने नहीं, कृपया मेज कोई ना थपथपाए, मेरी सबसे आग्रह है। इन्होंने कहा कि बदलाव हरियाणा में, मैं भी कह रहा हूँ, ये ठीक कह रहे हैं, बदलाव देख रही है जनता। 10 साल का जो भाजपा का जो कुशासन है उससे परेशान है। इन्होंने लॉकडाउन के समय, कोविड के समय बात की तो आपने देखा होगा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने 1 महीने तक लगातार देखा किस तरह लाखों मजदूर पैदल अपने घर गए, लोग साइकिल से गए, कई लोगों ने जान दे दी। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, हमारे गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, RWAs हैं, अगर वो नहीं होते, हमारे सिंह साहब और ये कितने लोग बैठे, मुझे अच्छे से याद है, अगर ये नहीं होते तो गरीबों को उस समय भोजन भी नहीं मिलता। लाखों लाखों पैकेट उस समय इन सोसाइटीज़ ने इकट्ठे किए और सभी ने काम किया। और मैं ये नहीं कहता कि इसमें केवल सरकार ने नाकामी की, ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार की बहुत बड़ी नाकामी रही। उन्होंने इसको देखा नहीं, फोर्स ही नहीं किया और गरीबों के मजदूरों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। पॉल्यूशन की ये बात करते हैं तो आज भी दुनिया के जो टॉप 10 सिटीज़ हैं उनमें फरीदाबाद का नाम है। कहाँ सुधार हुआ है? स्मार्ट सिटी में इसका नाम बदल दिया गया, पहले JNURM था। उसमें हमारे कांग्रेस के समय में 2000 करोड़ से ज़्यादा रुपया आए, 450 करोड़ से ज़्यादा रेन्यूअल के लिए आया। अब इन्होंने उसका नाम बदल दिया, सिटीज़ के अंदर इंटर कॉम्पिटिशन करा दिया कि भाई पहले तो सिटीज़ कॉम्पिटिशन करेंगी, वोटिंग होगी, क्योंकि हाइप क्रिएट करना इनकी एक मार्केटिंग और इवेंट करना आदत है कि उसमें फिर करनाल और फरीदाबाद आएंगे। आज अभी भी 9 साल बाद भी फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी के नाम पर 2% काम नहीं हुआ। अब 700 साल थोड़ी दे देंगे हम इनको। अब ये आंकड़ा तो आप झुठला नहीं सकते हैं, क्योंकि लगातार लोगों का भी ये कहना है, कांग्रेस के नेता ये लगातार कह रहे हैं कि फरीदाबाद में एक माइलस्टोन जैसा काम बीजेपी नहीं कर पाई। देखिए, फरीदाबाद की जनता ने इस बात को महसूस किया और मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं विजय भाई, मुझे लगता है कि जो बात मुझे बोलनी थी उन्होंने उसकी शुरुआत खुद कर दी। हमने जितने मकान गरीब जनता को दिए हैं वो इतिहास बना है, लेकिन हम ये नहीं चाहते थे कि जहाँ पर पेड़ पौधे उगाए जाएं, जो फॉरेस्ट की लैंड हो, उसको कब्जा कर वहाँ झुग्गियाँ बसाई जाएं और उसका फिर फ़ायदा उठाया जाए। हम नहीं चाहते थे कि हम अपने इस खूबसूरत शहर की डेमोग्राफी बदल दें। इसके अंदर लोग भाईचारे के साथ रहते थे, आपसी मेलजोल होता था, लेकिन डेमोग्राफी में दोबारा से इस बात को कोट कर रहा हूँ,
वो डेमोग्राफी बदली गई फरीदाबाद की, और वो जिसको गरीब बोले, अमीर बोले या कुछ और नाम दें, लेकिन उन लोगों को यहाँ बसाया गया ला करके। और बसाने के लिए मैं कहता हूँ बसाइए, क्यों नहीं बसाना चाहिए, लेकिन आपको व्यवस्था कायम करनी लेकिन चाहिए सर, थी। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने की जो कवायद है उसमें फरीदाबाद में स्मार्ट क्या? देखिए फरीदाबाद ही स्मार्ट है। आज से पहले आप कब आई हैं फरीदाबाद, कभी आई हैं आप पहले? जी, कब आई थी बताइए? पहले आई थी। कितना पहले? थोड़े पहले आई थी। कितना पहले? 1 साल पहले। लगभग 1 साल पहले। उससे पहले नहीं आई ना। फरीदाबाद लोग बोलते थे गांव जा रहे हैं हम। फरीदाबाद से जब ट्रेन निकलती थी, फरीदाबाद से जब ट्रेन निकलती थी, और हम कभी, मैं बेंगलोर पढ़ा करता था, मैं ट्रेन में होता था। पहले सुनिए, आई थी मैं, अब भी आई हूँ, सड़कों में गड्ढे मुझे जरूर मिले। आप कौन सी सड़क से आई हैं? सर इसी सड़क के बाहर है। आप कौन सी सड़क से आई हैं? सर इसी सड़क से आई हूँ, बिल्कुल इसके बाहर। आप इधर से आइए, वहाँ पे खुद ही पड़ी है पूरी सड़क। नहीं नहीं, मैंने तो नहीं देखी, हम भी आए हैं सर उसी चलिए, सड़क से। आपको फिर जनता भी दिखा देगी। हाँ, देखिए सड़क। सर जनता कह रही है आपको दिखाई नहीं देगा। नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं कि हमने तो, आप ये देखिए, आज लगभग 48,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे डेली बनते हैं, और आप नेशनल हाईवे से ही आई हैं। मुझे लगता नहीं कि आपका चैनल दुनिया देखती होगी, देश देखता होगा, प्रदेश देखता होगा, और इस फरीदाबाद की जनता भी देख रही होगी। ये नेशनल हाईवे से आप दिल्ली से यहाँ आ रहे हो, और आप ये बोले कि मैं सर, वो हम कांग्रेस के प्रवक्ता से ही पूछ रहे थे, कांग्रेस के नेता से ही पूछ रहे थे। सर आप बताइए, ये तो मुझे झुटला रहे हैं यहाँ पर, हालांकि उसी सड़क से मैं आई हूँ, लेकिन क्या आप मानते हैं कि यहाँ पर एकदम मक्खन जैसी सड़कें हैं? हाईवे को छोड़ दिया जाए तो क्या गलियों में भी यही हाल है? देखिए, किसी भी चीज़ में ना टाइम एसेंस है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एग्जीक्यूशन टाइमली हो और क्वालिटी अच्छी। 2014 में जब सरकार बदली तो नितिन गडकरी जी उद्घाटन करके गए थे मंझावली पुल का, कृष्णपाल गुर्जर जी केंद्रीय मंत्री उनके साथ थे। आज 9 साल हो गए, 9 साल बाद भी वो पुल चालू नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि अगर मतलब आप 2 साल में 3 साल में पुल चालू कर दो तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस है। 10-10 साल में तो नई राजधानियां बन जाती हैं, आपका एक पुल बना नहीं है। इन्होंने कहा था कि भाई हम 18 महीने में हम नेशनल हाईवे के सारे पुल बना देंगे और इसको 6 लेन कर देंगे। इस काम को करने के इनको 7 साल लगे, और 7 साल बाद जो उन्होंने 18 महीने का वायदा किया था, अब 7 साल बाद ये अपनी पीठ थपथपाएं कि हमने काम कर दिया, तो मैं इसका कोई औचित्य समझता नहीं। स्मार्ट सिटी में अगर आप देखें तो अभी भी 9 साल बाद भी बड़कल पुल से बाईपास तक जो रोड जाता है सेक्टर 28 वाला, अभी ये कंप्लीट नहीं है। ओल्ड फरीदाबाद से जो बाईपास जाता है, ये 9 साल बाद अभी भी कंप्लीट नहीं है। 1.5 किलोमीटर के स्ट्रेच अगर 9 साल में कंप्लीट नहीं होंगे तो फिर मैं नहीं समझता कि ये कोई डेवलपमेंट हो रही है। ये सिर्फ घुमाने वाली बात हो रही है। नेशनल हाईवेज पे जरूर काम हुआ है पूरे देश में, ये हम भी मानते हैं, और जो काम हुआ मानना चाहिए। हम बीजेपी की तरह नहीं है कि 50-60 साल कांग्रेस ने काम किया और बीजेपी ने कहा कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। नेशनल हाईवेज पे काम हुआ मानते हैं, लेकिन फरीदाबाद शहर के अंदर काम नहीं हुआ, कॉरपोरेशन में काम नहीं हुआ, कॉरपोरेशन घोटाले में डूब गई, यहाँ के देहात में काम नहीं हुआ, यहाँ की पंचायत में काम नहीं हुआ। और रही सही कसर इन्होंने कर दी कि 24 गांव, जब कॉरपोरेशन 1,500 करोड़ के डेप्ट में डूब गई तो उन 24 गांव के नहर पार जो वहाँ 1250 एकड़ तो जमीन है और उनके एफडीआर्स हैं बहुत ज़्यादा, उनको कॉरपोरेशन में ले लिया। 400 करोड़ उसका खा चुके हैं, उससे ज़्यादा और खाने की तैयारी कर रहे हैं। उन गाँवों में अगर आप जाइए तो आज सफाई व्यवस्था भी चरमरा गई है, ग्राउंड पे काम नहीं है। और इस बात को जेटली साहब भी जानते हैं कि जो यहाँ के एमएलए, मिनिस्टर, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी ड्यूटी है, ये भाजपा के लिए कहेंगे। राजीव जी देखिए, तमाम सवाल इन्होंने पूछे, और इसी के साथ मेरा एक और सवाल ये है कि डिजिटलाइजेशन को मैं मानती हूँ कि बीजेपी सरकार लगातार प्रमोट कर रही है और वक्त की ये मांग भी है, लेकिन फैमिली आईडीज में जो दिक्कतें आ रही है उससे कहीं ना कहीं जनता परेशान है। अभी हमने इससे पहले भी देखा, यहाँ पर जनता ने भी मुद्दे उठाए थे। काफी कम वक्त बचा है विधानसभा चुनावों को, तो क्या जनता की ये परेशानी दूर हो पाएगी? देखिए, मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत कमियां, जो कब कोई सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो उसके अंदर कुछ एरर्स रह जाते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर कभी भी बनता है तो उसके अंदर कुछ कमियां हैं, जिसको प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा है इसको गंभीरता से संज्ञान में लेकर उस कंपनी को हिदायत दी है कि इसके अंदर जो भी कमियां आ रही हैं उसको दूर किया जाए, यूज़र फ्रेंडली बनाया जाए। दूसरी तरफ अभी हम मंझावली पुल की बात कर रहे थे, थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाना बहुत ज़रूरी है कि मंझावली पुल ग्रेटर नोएडा के साथ कनेक्ट करने वाला है, एफएनजी जिसे कहते हैं, लेकिन एक अप्रूवल जो थी जिसका डीपीआर बनाया गया था उसकी अप्रूवल नहीं मिली थी। तो आप पुल का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या खेत में छोड़ने वाले थे उसे? अगर उसके अप्रूवल नहीं है, उसकी सड़क की कनेक्टिविटी नहीं है, तो उस पुल के कार्य का क्या महत्व रह जाता है? अब दूसरी बात, आपने कहा कि बदलाव,
मैंने सबसे पहले इस बात की शुरुआत करी थी। एक बड़ा बदलाव जो मुझे लगता है कि अगर आप सर्वे भी करवाएंगे तो लोग बता देंगे, गुंडागर्दी को इरेडिकेट कर दिया गया है। मैं एक शब्द पे जोर लगाऊंगा, इरेडिकेट कर दिया गया है, जमीन से उखाड़ के फेंक दिया गया है। गुंडों के मनोबल इतने बड़े हुए थे यहां पर, आप इस टाउन के अंदर बच्चों से जाके पूछिए, बच्चे नशे के कारोबार में थे, बच्चे सट्टा खेलने में लग गए थे, और जो लोग उनको सट्टा खिलवाते थे उन लोगों के दबाव में आप आंकड़े उठा के देखिए कितने बच्चों ने सुसाइड किया था, कितने लोगों के मकान बिके थे, कितने लोगों के मकानों पे कब्जे हुए थे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, हमने जमीन से उखाड़ कर फेंका है उसे, और ये बदलाव इस फरीदाबाद की, इस टाउन की जनता ने महसूस किया है। और हम ये आश्वस्त करते हैं, कोई भी प्रदेश क्यों ना हो, आज देश के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, आप देखिए वहां पर योगी आदित्यनाथ जी, इन सब लोगों को प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि गुंडागर्दी और इस तरीके की लूट खसोट, ये बड़े धंधे हुआ करते थे यहाँ के, और कोई इस बात से मुझे लगता है नहीं है कि अपना मुंह मोड़ सकता है या इस सच्चाई को झुठला सकता है। ये पहला काम हमने किया है। स्वच्छता के लिए आपको पहले सफाया वहां पर गुंडों का करना होता है, कानून व्यवस्था कायम करनी होती है, साइमल्टेनियसली साथ साथ में विकास के कार्य होते हैं। मैं मानता हूं कि कुछ चुनौतियां जरूर रही होंगी, मैं मानता हूं, इस बात से मैं पीछे नहीं हट रहा हूं। मैं मानता हूं कि स्मार्ट सिटी जो पैसा देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री ईमानदारी से उसको लागू करना चाहते हैं, उसको नीचे जमीन तक पहुंचाते हैं। इसीलिए इतिहास में उठाकर देखिए, हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचारी नेता तो क्या, जो ब्यूरोक्रेट होते थे साथ मिलकर धंधा करते थे। पहली बार आईएएस ऑफिसर रैंक के अधिकारियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, ये पहली बार हो रहा है, कभी कल्पना नहीं की थी। आईएएस अधिकारी के पास तो यह अधिकार होता था कि भ्रष्टाचार नेता पकड़ेगा तो वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, क्योंकि मैं ब्यूरोक्रेट हूं, मुझे फाइल चलानी आती है, मुझे कोई अंदर नहीं डाल सकता। ये बदलाव किसने करके दिखाया? ये भी भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने करके दिखाया। हम कहते हैं अभी कुछ चुनौतियां हैं, उससे भी लड़ेंगे, उसको भी दूर करेंगे। अच्छा सर, डिजिटलाइजेशन को लेकर हम बात कर रहे थे, अपराध को लेकर इन्होंने बता दिया कि अपराध पर लगाम लगने का काम जो है वो शुरू हुआ है, जो कि कांग्रेस में नहीं हुआ था। और इसी के साथ देखिए, डिजिटलाइजेशन को लेकर आप लगातार सवाल उठाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं कि जनता को परेशान कर दिया है इस ऑनलाइन सिस्टम ने, लेकिन उधर दूसरी तरफ खुद आप अपनी भारत जोड़ो ऐप को अपडेट करते रहते हैं, उसमें नए नए फीचर जोड़ते हैं। एक तरफ आपका डिजिटलाइजेशन से ये प्रेम, तो दूसरी तरफ सवाल उठाते हैं। देखिए, पहले तो मैं बता दूं, इन्होंने कहा ग्रेटर नोएडा की तरफ से अभी कनेक्टिविटी में कमी है, तो वहाँ भी 6 साल से इन्हीं की सरकार है, बीजेपी की, ये कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। वैसे तो योगी जी का नाम लेके फायदा लेने की पूरे देश में कोशिश करते हैं, अभी भी इन्होंने की कोशिश अपराधीकरण पे। तो 6 साल से आप कोऑर्डिनेट करके वहाँ से कनेक्टिविटी क्यों नहीं करा पाए? दूसरी बात, हरियाणा में अगर आप उठा के देखें तो हुड्डा सरकार के दौरान अपराध नहीं था, करप्शन भी बहुत कम था। मैं कभी ये नहीं कह सकता हिंदुस्तान करप्शन, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो करप्शन फ्री हो, लेकिन करप्शन हरियाणा में बहुत कम था, और अपराध तो फरीदाबाद में था ही नहीं। 2005 से 14 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, यहाँ क्राइम नहीं था। डिजिटलाइजेशन की बात करें तो फैमिली आईडी से दुनिया भर को परेशानी है। कितने ऐसे लोग हैं, लाखों लोग, जो बीपीएल उसमें आते थे और फैमिली आईडी गलत बनाने के बाद उनकी वहाँ बीपीएल की जो फैसिलिटीज है वो खत्म हो गई हैं। तो डिजिटलाइजेशन हम नहीं, उसके विरोध में नहीं है, उसको प्रॉपरली करें। विरोध तो डिजिटलाइजेशन का, टेक्नोलॉजी का बीजेपी ने किया था जब राजीव गांधी की सरकार थी, और उन्होंने कहा कि भाई हमें आज टेक्निक के साथ भारत को चलना होगा, हिंदुस्तान में टेक्निक को लाना होगा। तो इन्होंने कहा था कि भाई बेरोजगारी बढ़ जाएगी, कंप्यूटर आएगा, इन्होंने विरोध किया। हम इसका विरोध नहीं करते, इसको प्रॉपर करें। और अब आप देखिए, जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तो बेरोजगारी दर 5-6% थी, अब 35% है। तो इनकी डेवलपमेंट मॉडल है कहाँ पर? कर्ज इनका 3 लाख करोड़ को पार कर गया है, हमारे टाइम में 70,000 करोड़ से नीचे था। कर्ज को लेकर आप बात करें, ओल्ड पेंशन स्कीम की भी आप बात करते हैं, आपको लगता है कि जब ओल्ड पेंशन स्कीम को आप लागू करेंगे, अगर आपकी सरकार बनती है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आप लगातार जनता के बीच जाते हैं और यही कहते हैं, तो आपको लगता नहीं कि क्या तब भी हरियाणा पर दबाव पड़ेगा? जबकि बार बार ये आंकड़े कहते हैं कि आर्थिक दबाव बना है। राजस्थान में जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हुई, वहां पर 40% जो है बजट का, इस साल के बजट का, वो सिर्फ पेंशन और वेतन में गया है। आपको लगता नहीं ये आंकड़ा कहीं ना कहीं आर्थिक आधार पर बेहद खराब भी हो सकता है हरियाणा के लिए? क्यों पड़ेगा? हिमाचल में हमने किया है, कर्नाटक में हम करने वाले, क्यों पड़ेगा? पहले ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं थी क्या? जिन लोगों ने देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी दी है, उनको पेंशन का अधिकार है, ये तो देना ही चाहिए सरकार को। अपने फिजूल के खर्चे सरकार बंद करे।
अगर हम उन लोगों को भी पेंशन नहीं दे सकते जिन्होंने पूरा जीवन हमारे देश के लिए दे दिया, तो हम किसको देंगे? बिल्कुल लागू करेंगे उसको। और जो ये बीपीएल कार्ड वाले हैं जिनको आज वंचित कर दिया गया है, हम इन्हें दोबारा इनको लिस्ट में जोड़ेंगे। और ये फैमिली आईडीज में जो लोगों को परेशान किया जा रहा है मैंडेटरी करके, ये भी हम लोग खत्म करेंगे। राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ओपीएस के ऊपर मुझे लगता है सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए। यूपीए 1 कंफर्टेबल मोड में चल रही थी, यूपीए 2 थोड़ी सी चुनौतियों के साथ लड़ रही थी, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल थी। उस वक्त मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री हो जाते थे, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था, अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो बर्बादी वाले सारे कदम पीछे करने पड़ेंगे। तो ये इनिशिएटिव कि ओपीएस को हटाना चाहिए, पहली बार अगर किसी ने लिया तो मनमोहन सिंह जी ने लिया था। वाजपेयी जी ने उस फाइल को आगे बढ़ाया और उसके बाद उसके ऊपर कदम उठाया गया। लेकिन जब कांग्रेस बर्बादी की तरफ जाने शुरू हो गई और कांग्रेस को लगा मेरा रिवाइवल कहीं से नहीं हो सकता, एक तरफ अशोक गहलोत जी जो राजस्थान में सरकार चलाते और हम हिमाचल के अंदर चुनाव लड़ रहे थे, हिमाचल के अंदर जब ओपीएस का वायदा मैनिफेस्टो में डाला गया तो अशोक गहलोत जी की सरकार के बड़े बड़े जो सरकारी अधिकारी थे, उन्होंने शिमला में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला, ये अशोक गहलोत जी से हमारी लगभग 5 साल पुरानी मांग है, वो राजस्थान में पूरी नहीं की जा रही, केवल हिमाचल में चुनाव जीतने के लिए उन्हें हथकंडा अपनाया है। और आज भी देख लीजिए, अभी ओपीएस को आए हुए कितना वक्त हुआ, हिमाचल सरकार में उन्हें मुश्किल से 5-6 महीने अभी तक हुए हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर जो आंकड़े अब हिमाचल, क्योंकि आपका चैनल तो हिमाचल भी कवर करता है और आपने देखा होगा किस तरीके से फिस्कल का वहां नुकसान हो रहा है। बहुत देर नहीं है, एक आध अगर चुनाव इन्होंने और जीत लिया, ये अपनी सारी स्कीम विड्रॉ करने वाले हैं, ये बात सच्चाई है। कांग्रेस पतन की ओर बढ़ रही है, कर्नाटक में तो कांग्रेस को बम्पर जीत मिली। बिल्कुल मैं मानता हूं बम्पर जीत मिली कांग्रेस को। जेडीएस का वोट पूरी तरह से पोलराइज हुआ और मुझे लगता है विजय भाई का वोट भी अगर थोड़ा बढ़ा होगा तो उसकी वजह वही रही होगी, जो जेडीएस का वोट ट्रांसफर हुआ है वो डेमोग्राफी, अब आ गए ना हम उसी बात पे, डेमोग्राफी बदली गई है हमारी इस विधानसभा की। सुनिए सुनिए सुनिए, इसको पूरा होने दीजिए। बिल्कुल मैं बता रहा हूं, लोगों को बाहर से बुलाकर चाचा कॉलोनी, जमाई कॉलोनी, मुकाई कॉलोनी, फलाना कॉलोनी, ढिकाना कॉलोनी बना दी गई यहां पर, और सारी की सारी आप देखिए ग्रीन बेल्ट, पूरी ग्रीन बेल्ट को कब्जा लिया गया, अरावली को तोड़ दिया गया, सत्यानाश कर दिया गया अरावली का, वहां पर छोटी छोटी झुग्गियां बसा दी गई केवल वोट की खातिर। और हम यही कहते थे कि उनको देने हैं तो पक्के घर देने हैं। अगर आपकी इतने ही हिमायती थे उन लोगों को लेकर के, तो क्यों नहीं आपने हुड्डा का सेक्टर बनाया, क्यों नहीं उनको वहां पर बसाया? तो आप देखिए, भूखे को इतना भूखा रखो कि रोटी के अलावा ना सोच पाए, इतना भी मत रखो कि बगावत पर उतर आए। इस नीति के तहत उन्होंने सरकार चलाई थी, जिस सरकार को हमने बदल के दिखाया। हम आज डेमोग्राफी बदलने की बात करिए, उन्हीं लोगों को छत देंगे, दे रहे हैं, उन्हीं लोगों को पानी भी देंगे, उन्हीं लोगों को बिजली भी देंगे। लेकिन अब ना जवाई होंगे, ना चाचा होंगे, ना ताया होंगे, ना मामा होंगे, एक कॉलोनी में रहने वाला व्यक्ति होगा और उसके पास पूरे अधिकार होंगे। सर देखिए, हिमाचल की भी आपने बात की, कर्नाटक की भी आपने बात की। हिमाचल में हमने देखा, कर्नाटक में हमने देखा कि बीजेपी ने लगातार राष्ट्रीय मुद्दे उठाए, और कहीं ना कहीं आप ये नहीं मानते कि जनता ने राष्ट्रीय मुद्दों के तर्ज पर जो स्थानीय मुद्दे थे उन्हें तरजीह दी है? रिपीट करेंगे? सॉरी। राष्ट्रीय मुद्दों के तर्ज पर स्थानीय मुद्दों को तरजीह दी है, हिमाचल की अगर बात करें या कर्नाटक की बात करें। मैं याद है मुझे कि अब कांग्रेस पार्टी, शायद ये ऐसा हरियाणा में भी हो जाए, हिमाचल में तो मैंने महसूस किया था, कर्नाटक में हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व को किसी भी चुनाव से दूर रखना चाहती है। और किसी भी राज्य के अंदर चुनाव होता है तो ये कहते हैं हमें लड़ने दीजिए। वहां सिद्धारमैया जी और शिव कुमार जी लड़ते रहे, वहां पे आप देखिए 3 लोगों का नाम आगे किया गया हिमाचल में, 3 लोगों को आश्वासन दिया गया कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और महारानी तो रह गई उनके अंदर। तो 3 लोगों के आश्वासन पर सरकार चलाई इन्होंने, चुनाव लड़ा। तो ये बात तो सच है कि कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप पूरी तरह से कोलैप्स कर चुकी है। स्थानीय मुद्दों के ऊपर चुनाव इसलिए लड़ जाता है, इसकी एक वजह बताता हूं। मैं कर्नाटका के चुनावों में था। कर्नाटका के चुनावों में मैनिफेस्टो के अंदर 2 वायदे किए गए। एक वायदा तो यह किया गया कि अगर हमारी सरकार बनी तो पीएफआई तो आप जानते ही होंगे ना, एक ऐसी संस्था जो देश की सबसे बड़ी दुश्मन है, पीएफआई का की हुई मांग को इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर डाला। दूसरा जो वायदा था वो भी पीएफआई का ही था, वो धर्म के आधार पर आरक्षण का, कि मुस्लिम आरक्षण दिया जाएगा। हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और दूसरी तरफ धर्म के आधार पर अपने ही किसी राज्य के अंदर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो जेडीएस का जो नुकसान हुआ वो किस बात के लिए हुआ? क्योंकि जेडीएस की विचारधारा वाला मुसलमान पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी में इसलिए चला गया क्योंकि उसे लगा कि अगर ये पीएफआई की विचारधारा के साथ चल सकते हैं तो मेरा जो एजेंडा है उसको भी सार्थक कर सकते हैं। मैं सबके ऊपर इल्जाम नहीं लगाऊंगा, लेकिन इसके नतीजे आए हैं और ये नतीजे अगर आप देखेंगे माइक्रो लेवल पे जाके तो आपको वो किसी ना किसी रूप में सामने भी आ जाएंगे। फिर भी कांग्रेस पार्टी को शुभकामनाएं। कर्नाटका में चुनाव जीता है, भारी बहुमत से जीता है। हम एक रचनात्मक भूमिका निभाएंगे और हम वो मुद्दे उठाएंगे जिन मुद्दों की वजहों से कर्नाटका की जनता को और बेहतर सुविधाएं मिल सके। क्योंकि बंगारप्पा साहब की पहली ऐसी सरकार थी कर्नाटका में, मैं उस टाइम बेंगलोर में ही रहता था, कि जब मेडिकल स्टोर में भी इन्होंने दारू की बोतलें रखवा दी थी, तब हर किसी जगह पर शराब बिकती थी। शराब का जो कल्चर था, अगर कर्नाटका के अंदर कोई लेके आया था तो बंगारप्पा साहब लेकर के आए थे। डी के शिव कुमार जी भी जेल में रहे हैं भ्रष्टाचार के चलते। सीतारमैया जी, देखिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर इल्जाम नहीं लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने नैरेटिव इतना अच्छा गढ़ा कि न्यायालय में नहीं गए हमारे खिलाफ, लेकिन उस प्रचार के अंदर उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के किए हुए विकास कार्यों के ऊपर उंगली उठाई। लेकिन कोई बात नहीं, ये हार जीत चलती है, फिर भी सर, शुभकामनाएं। आरोपों पर मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर विजय जी से सवाल पूछना चाहूंगी। देखिए, कर्नाटक की हमने बात की और साथ ही साथ राजस्थान का भी जिक्र हुआ। कर्नाटक में जहां पर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार वर्सेस चला, तो वहीं राजस्थान के हालात भी आपके सामने हैं, अशोक वर्सेस पायलट। हरियाणा की स्थिति भी आपके सामने है। विधानसभा चुनावों से पहले क्या आपको लगता नहीं कि इस चीज से उठकर आपको जनता के बीच विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए गुटबाजी से दूर एक मजबूत रणनीति की जरूरत है? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो जेटली साहब बात को बहुत दूर ले गए, कर्नाटक पे ही लगे रहे। जरूरत है फरीदाबाद और हरियाणा की। इन्होंने कहा कि डेमोग्राफी को बदला गया। हमारे ऊपर इन्होंने एक इल्जाम लगाया कि जमाई कॉलोनी, कोरी, तमाम कॉलोनी है, चाचा ताऊ बुआ फूफा ये नहीं रहेंगे। तो इनकी बीजेपी में कुछ शीर्ष नेतृत्व है ही कुछ ऐसा जो पारिवारिक सिस्टम में बिलीव नहीं करता। उनको ये शब्द अच्छे नहीं लगते, यारी, रिश्तेदारी, ताऊ, फूफा। ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। नहीं, ये लोग जो आए हैं, जो लोग रह रहे थे यहाँ, गरीब लोग, ये कोई मंगल ग्रह से आए हैं? इसी हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है कि भाई बिजली, पानी और खाने का अधिकार ये सबका है। राइट टू फूड कांग्रेस लाई, ठीक है। पढ़ने का भी अधिकार है। अगर आप उन्हें हटा रहे हैं, मैंने आपकी बात को मान लिया कि अगर वो अरावली में रह रहे हैं, फॉरेस्ट में रह रहे हैं, आप हटा रहे हैं, तो पहले वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए। जब तक आप वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर सकते तो आप मत हटाइए। इसमें कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जेटली साहब की नहीं है। मुझे मालूम है कि जो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं, जो इस फरीदाबाद में बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने जानबूझकर इस सोशल हार्मनी को खराब करने का काम किया है। आज सालों साल हो गए लोग भटक रहे हैं, और यहाँ तक भी आप देखिए इंसानियत भी नहीं रही। उनको जब हटाया गया तो उस समय कोविड था, कोविड के समय उन्होंने प्रोटोकॉल पालन नहीं किया, तब हटाया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कर्नाटक और इस तरह की जो बात की इन्होंने हरियाणा की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुटबाजी कहाँ नहीं है, हर घर में है। अब मैं ये कहूँ कि गुटबाजी नहीं है किसी पार्टी में, तो विचारधाराओं में भिन्नता रहती है। देखिए मेरी बात सुनिए, भिन्नता रहती है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। हमारे हरियाणा में कोई मनभेद नहीं है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। हमने पहले भी कहा है कि भाई एक स्टेट के अंदर कई लीडर्स होते हैं जो चीफ मिनिस्टर लेवल के होते हैं। अगर कर्नाटक में सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार दोनों चीफ मिनिस्टर के मटेरियल हैं, और भी लोग हो सकते हैं तो अच्छी बात है, बनेगा तो एक। ऐसे हरियाणा में बहुत से लोग हैं। हमारे पास हरियाणा में 25 से ज़्यादा ऐसे लीडर हैं जो बिल्कुल स्टेट लेवल के लीडर्स हैं। लेकिन सभी लीडर को, एक लीडर को मानना पड़ता है जिसके अंदर पब्लिक पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, क्षमता ज़्यादा है। तो हम बड़े क्लियर हैं हरियाणा में कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस मामले में सबसे आगे हैं, और हरियाणा कांग्रेस उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ेगी। और हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो भी सक्षम है, और हमारे कई बड़े लीडर्स हैं। सब लोग मिलके हरियाणा में बदलाव के काम को करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, ये मेरी उम्मीद है। चलिए नहीं, एक बात बड़ी अच्छी बोली इन्होंने। हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के अलावा मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा कोई नहीं रख सकता। और मैं इसको मजाकिया तौर में बोल रहा हूं, अगर वो महत्वाकांक्षा कोई दूसरा रखता है कांग्रेस की सरकार में, तो उसके बाद
उसका मंत्री पद छीन करके वो विजय जी की फैमिली में आ जाता है। तो बिजली हमारी फैमिली में तो 91 में भी मिनिस्टर थे, हम अरविंद 87 में सीएल भी लीडर थे भाई साहब। कैप्टन आपको जानकारी नहीं नहीं, मैं आपको बताना हम चाहता हूँ। 91 में मिनिस्टर थे, हम 87 में सीएल भी लीडर थे। जब हुड्डा साहब एमएलए एमपी भी नहीं थे, हम तब भी मिनिस्टर थे। ऐसा नहीं है छीन के आ जाता है, मैं काबिलियत पे आता है। नहीं भेजना था तुम्हारे प्लीज, ये काबिलियत पे आता है, ऐसा नहीं है। और हमें कोई मिनिस्टर, मैं आपकी काबिलियत पे डाउट नहीं कर रहा। मुझे कोई लोग नहीं, मैं आपकी काबिलियत पे डाउट, मैं आपकी नहीं। काबिलियत पे डाउट नहीं कर रहा। मैं आपकी काबिलियत पे डाउट नहीं कर रहा, लेकिन काबिलियत के हिसाब से होते तो महेंद्र प्रताप जी भी मुख्यमंत्री हो सकते थे। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मंत्री भी बने तो उसके पीछे की वजह ये थी कि कैप्टन यादव पीपीए साइन करने के लिए तैयार नहीं थे एक बिजली का। और किस कंपनी के साथ, मैं आपको ये बताता हूं, उस कंपनी के साथ जिस कंपनी को राहुल गांधी जी दिन में कम से कम 25 बार नाम लेते हैं, उस कंपनी के साथ इलेक्ट्रिसिटी पीपीए साइन करना था, जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। अब मैं देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं इनकी काबिलियत पर डाउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखिए हुड्डा साहब के सामने खड़े होने के बाद जो चुनौतियां पैदा होती हैं, उसके नतीजे कई बार सुखद भी निकलते हैं, महत्वपूर्ण भी निकलते हैं, खुशी वाले भी होते हैं। और वो खुशी महेंद्र प्रताप जी को मिली थी उस वक्त पे। देखो महेंद्र प्रताप जी तो वो लीडर हैं जिनके ऊपर विपक्ष भी कोई उंगली नहीं उठा सकता। ठीक है जी, एक भी आदमी साबित कर दे भाई आज दावा करो हम मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करेंगे। उनके 50 साल के कैरियर में आज तक उन पर किसी ने उंगली नहीं उठाई और ना उन्होंने किसी का भी दबाव माना। उन्होंने अपने जीवन में वो काम किया, चाहे वो देखिए मिनिस्टर मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं। जो काम करने लायक था वो किया, मैं जो उंगली काम नहीं करने उठा रहा लायक हूं। नहीं था उन्होंने कभी भी नहीं किया। मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं राहुल गांधी जी क्यों लेते हैं उस कंपनी का नाम जिस कंपनी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी काम करना चाहते थे। इस समय के हम पाबंद है, हालांकि बहुत से क्षेत्र, बहुत से मुद्दे भी रहते थे चर्चा के, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये सहयोगी भी हैं, सत्ता पक्ष में भी हैं और सरकार के कामकाज में हिस्सेदारी भी है। तो मैं साहब आपसे ये पूछता हूँ कि बड़ी बड़ी बात है तो आप सारी कर लेते हैं, आपको गड्ढे नहीं दिखाई देते। आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, आप मुझसे सवाल पूछ के घिर गए हैं जनता के सामने। यूपी में आप जय श्री राम बोलते हैं, कर्नाटक में जाके जय हनुमान बोलते हैं। एक प्रधानमंत्री अगर काम करे तो उसको किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, छोड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए। आपसे गुजारिश है सर कि आप यहीं मौजूद रहें स्टेज पर। देखिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी गुजारिश है सुंदर सोलंकी जी आपसे, हमारे मैनेजिंग एडिटर, प्लीज स्टेज पर तशरीफ ले आएं और हमारे सभी खास मेहमानों को मोमेंटो देकर उन्हें एजाज से नवाजें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, श्री राम के तो हम सभी भी भक्त हैं, हम भी जय सिया राम रोज करते हैं, लेकिन प्रचार की आवश्यकता नहीं है असली भक्त। पेन देना अपना। नरेंद्र गुप्ता।